नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, सातत्य हानि क्या होती है, सातत्य हानि का अपने विद्युत मशीनों में कितना बड़ा रोल होता है, कितना इफेक्ट होता है, इस हानि से मशीनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हानि किस में जाके परिवर्तित हो जाएगी, इस हानि का मान कम कैसे करेंगे, अधिक क्यों होता है, सारी बातें पढ़ेंगे आज, जिसमें आप लोगों को हिस्टैरिसीस हानि के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो। और दोस्तों, जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ोगे, चाहे किसी भी प्रकार की मशीन पढ़ो, आप चाहे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटर, डीसी मोटरें, एसी मोटरें, जो भी मशीन पढ़ेंगे, एसी की पढ़ो चाहे डीसी की पढ़ो, सब में आपसे एक बार एक टॉपिक अवश्य आता है, हानियों का टॉपिक आता है कि मशीन की हानियां किस पर डिपेंड करती हैं, मशीन में किस प्रकार की हानियां होती हैं। उन सभी हानियों में एक हानि अवश्य शामिल होती है, कौन सी? लो हानि। लो हानि दो प्रकार की होती है, जैसे एक हिस्टैरिसीस हानि और एक भंवरधारा हानि। आज उस लो हानियों के रूप में उस हिस्टैरिसीस हानि के बारे में पढ़ रहे हैं, सातत्य हानि के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको आगे मशीनें पढ़ेंगे तो कभी ये कंफ्यूज नहीं हो कि सर हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है, इसका मान कम कैसे करेंगे। आज पूरी बातें पढ़ेंगे ताकि आपको कभी इस प्रश्न के बारे में सोचना ही नहीं पड़े कि हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है। अच्छी तरह बात पढ़ेंगे। दोस्तों, इस हिस्टैरिसीस हानि को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक पीछे वीडियो बनाया, इससे जो पहले वीडियो था वो उसमें यह था कि सातत्य हिस्टैरिसीस से होता क्या है, हिस्टैरिसीस क्या होता है, उसके बारे में अच्छी जानकारी बताई थी। और डीसी के ऊपर एक अच्छी तरह से फॉर्मूले के आधार पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छी तरह समझाया था। आप एक बार देखोगे तो हिस्टैरिसीस के बारे में कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से अच्छी तरह समझ में आएगा कि हिस्टैरिसीस हानि होते क्या है। और एक प्रश्न अवश्य आता है दोस्तों, हिस्टैरिसीस और हिस्टैरिसीस हानि के बारे में क्वेश्चन, मशीनों के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो आज उसके बारे में अच्छी जानकारी ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस। सबसे पहले देखेंगे हिस्टैरिसीस होता क्या है। मैं आपको छोटी परिभाषा बताता हूं कि चुंबकत्व का चुंबकन बल से पीछे रहने का गुण हिस्टैरिसीस कहलाता है। किसका? चुंबकत्व का। चुंबकत्व किस? चुंबक के फ्लक्स घनत्व मान लो बी का एच से पिछड़ने का गुण, बी का एच से, इसको क्या कह सकते हैं? बी एच कर्व, बी और एच के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस कहलाता है। ये तो अपने पिछले वीडियो में जान लिया था। अब देखो, आज एक उदाहरण और देता हूं आपको मैं, कि मान लीजिए कि ये लोहे की कोर ले लिया आप लोगों ने, कोई भी लोहे की कोर ले ली और ये ले लिया आप लोगों ने। अब इस पर क्या किया आप लोगों ने? सुपर एनामेल कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी इसके ऊपर। गौर से देखना, अच्छी तरह समझ में आएगी, आप कभी भूल नहीं पाओगे। सुपर एनामेल कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी इसके ऊपर आप लोगों ने, और यहां क्या दे दिया? एसी लगा दिया आप लोगों ने, फेस और न्यूट्रल सिंगल फेस लगा दिया। उसमें क्या होगा? गौर से देखना, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? एसी के बारे में बताओ आपको। देखो, ये एसी का सिंबल है, गौर से देखना, ये टाइम, ये पॉजिटिव दिशा और ये नेगेटिव दिशा। एसी की परिभाषा देखो कि वह राशि जिसका मान एवं प्रवाह दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है वह एसी कहलाती है। अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखो, ये इसका अधिकतम मान और ये इसका विपरीत दिशा में अधिकतम मान, पीक पॉइंट आ गया, और ये पीक, ये पॉजिटिव दिशा में और ये नेगेटिव दिशा में। अब देखो, आप लोगों ने एसी लगाई तो क्या होगा? एसी देखो यहां से, जब एसी यहां से चलेगी किसमें? पॉजिटिव दिशा में। मान लीजिए कि एसी का मान प्रवाहित हुआ, पॉजिटिव दिशा में चलेगी, तो विद्युत धारा क्या होगी? ऐसे चलेगी, इसमें ऐसे चलेगी। तो विद्युत धारा चली तो उसमें क्या हुआ? आप लोगों ने देखा होगा कि विद्युत धारा, ये टर्न लगा रखे हैं और टर्नों में विद्युत धारा प्रवाहित करते तो क्या होता है? एमएमएफ उत्पन्न होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एन और आई। ये देखा आप लोगों ने, एन आई प्रवाहित हुआ, तो उसमें क्या होगा? जब एन आई होगा तो इसमें एमएमएफ लगेगा, और एमएमएफ से क्या होता है? देखो, ये चुंबकीय फ्लक्स की लंबाई है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स यहाँ अपना रास्ता पूरा करेगा इस लोहे की कोर से। ये चुंबकीय पाथ की लंबाई है, ये चुंबकीय पाथ का क्षेत्रफल है, एरिया, ये एरिया है, और ये लेंथ है किसकी? चुंबकीय पाथ की लेंथ है। ये आ गई इसकी लेंथ, लंबाई आ गई। अब उसमें क्या होगा? जो ये एमएमएफ लगेगा तो चुंबकन बल
का निर्माण होगा, चुंबकन बल इसके ऊपर कार्य करेगा, किस लोहे की कोर पे कार्य करेगा। चुंबकन बल को H से दर्शाते हैं और इसका H है NI/L। लंबाई जो बढ़ेगी चुंबकन बल का मान घटेगा, लंबाई घटेगी चुंबकन बल का मान बढ़ेगा, इसलिए लंबाई को स्थिर कर दिया, आप कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट कर लंबाई है। और एरिया इसका स्थिर कर दिया, क्योंकि बी का मान चुंबकीय फ्लक्स तो बी φ/a होता है, तो एरिया भी स्थिर कर दिया, ये भी स्थिर कर दिया। अब क्या होगा, आप लोगों ने विद्युत धारा बढ़ाई, टर्नों की संख्या भी स्थिर है, जैसे 1 2 3 4 5 टर्न लगा के 6 टर्न लगा के 6 टर्नों की संख्या स्थिर है। उससे क्या होगा कि अब आप लोग H लगाओगे, क्योंकि धारा बढ़ेगी, धारा का मान बढ़ेगा। अब यहाँ से धारा बढ़नी शुरू होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ धारा बढ़नी शुरू हुई, तो इसमें H का मान उत्पन्न हुआ, H का चुंबकन बल का मान, तो इस लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व उत्पन्न होना शुरू हो गया, चुंबकत्व ग्रहण करना शुरू कर दिया इसने, और ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। देखो कैसे, ये गौर से देखना, H प्लस में H माइनस में, B प्लस में B माइनस में, ये है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जब भी विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो MMF बढ़ेगा, और MMF बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, क्योंकि MMF H बराबर होता है MMF/L। L तो इसकी स्थिर है लंबाई, तो MMF बढ़ रहा है, H बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, B मतलब कि इसमें चुंबक का फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि B समानुपाती होता है H बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, और B बढ़ेगा तो इसमें चुंबक बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लोहे का टुकड़ा चुंबक बढ़ना शुरू हो गया विपरीत अपने पॉजिटिव दिशा में, क्योंकि विद्युत धारा पॉजिटिव दिशा में ऐसे बढ़ रही है, तो जो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा H बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे, और H के साथ B बढ़ेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं। और वैसे B बराबर म्यू H होता है। म्यू क्या है, इस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, जो चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्टील है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, जो भी पदार्थ है वो इसके ऊपर निर्भर करती है, और ये निर्धारित मतलब स्थिर होती है, जिसे लोहे की जितनी है उतनी, जैसे सिलिकॉन स्टील की 0.001 इसका हिस्टैरिसीस गुणांक है, तो स्थिर रहेगा वो, ये बदलने वाला नहीं है। तो H बढ़ा, B बढ़ना शुरू हो गया, तो B बढ़ेगा तो ये ऐसे ग्राफ आएगा ऐसे। मान लीजिए कि इसमें पॉजिटिव ये आ गया लास्ट एंड, इसका अधिकतम मान आ गया, यहाँ तक अधिकतम मान पहुंच गया है, और ये H बढ़ गया, B के साथ H बढ़ गया, ये आ गया। तो उसमें क्या होगा, अब जो ही H, क्योंकि विद्युत धारा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, इसका मान 0 शुरू हो जाएगा, ऐसे है ना, इसका मान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसे कम होगा, ये ऐसे कम होगा, क्योंकि जीरो ये है, 0 की तरफ आएगा, ऐसे इसका मान कम होगा। जो ही इसका मान कम होगा तो H का मान कम होगा, क्योंकि धारा कम हुई, धारा का मान कम हुआ, MMF कम हुआ, MMF कम हुआ, H कम हुआ, और H कम होगा तो B कम होगा, B कम होगा मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कम होगा। लेकिन हिस्टैरिसीस के अनुसार इसमें क्या होगा, B H के अनुसार कम नहीं होगा, B H के अनुसार कम नहीं होगा, H के अनुसार बढ़े जरूर होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो क्या होगा, ये H तो कम होता तो वापस अपने निर्धारित स्थान 0 पर आ गया। मान लीजिए कि ये विद्युत धारा अपने 0 पर आ गई, लेकिन H कम हुआ, धारा का मान 0 हो गया, लेकिन B उसके अनुसार 0 कम नहीं, और B आ गया यहाँ पे, B की लेखा ये थी ना, ये यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट बच गया यहाँ से कि B इसके अंदर कुछ बच चुका है, अर्थात चुंबकत्व का मान इस लोहे के पदार्थ में, इस चुंबकीय पदार्थ में बच चुका है, जिसको कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया था, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। अवशिष्ट चुंबकत्व, एसी की बात करें, पिछली बार अपना डीसी में देखा, तो अब क्या होगा, ये क्या बच गया, A और B, और ये O से B तक का क्या बच गया, अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। अब इस AC का मान 0 हो गया, AC अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, अब विद्युत धारा अपनी डायरेक्शन दिशा बदलेगी, विपरीत दिशा में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो क्या होगा, जो विपरीत दिशा में जाएगी तो MMF विपरीत दिशा में कार्य करेगा, MMF विपरीत दिशा में चलेगा तो H विपरीत दिशा में कार्य करेगा, और H यदि विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी विपरीत दिशा में होगा, चुंबकत्व का मान विपरीत दिशा में होगा। लेकिन उससे पहले इसकी पॉजिटिव दिशा का B बचा हुआ है, इसके अंदर चुंबकत्व का मान बचा हुआ, तो जो ही H विपरीत दिशा में लगे, धारा का मान विपरीत दिशा में होगा, इससे ये H बढ़ा, से ये बढ़ रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या होगा, वो अवशिष्ट चुंबकत्व था वो पहले खत्म होगा। तो अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हुआ, ये आ गया यहाँ पे। तो ये जो इतने यहां से लेके यहां तक का जो बल लग गया, H लग गया, चुंबकन बल लग गया, वो क्या किया, उसने अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म किया। अब B का मान 0 की श्रेणी में आ गया, अब B 0 हो गया। तो ये था निग्रह बल, ये था निग्रह बल। अब आगे और बढ़ेगी कि धारा यहां तक आ गई, चलिए धारा यहां तक बढ़ी,
तो निग्रह बल लगा और चुंबकन बल बढ़ा और उसने अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म किया। आगे और बढ़ी तो आगे H का मान बढ़ेगा, तो H का मान बढ़ेगा तो विपरीत दिशा में बढ़ेगा। H का मान जो बढ़ा ऐसे, तो क्या होगा, इसमें विपरीत दिशा में चुंबकन, पहले तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसे चला था, अब क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, जीरो हुआ और ऐसे चला, ये आ गया यहाँ पे। ये पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ा, H बढ़ा, विपरीत दिशा में H बढ़ा और विपरीत दिशा में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ा, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ये विपरीत दिशा में आ गया। अब यहां से विद्युत धारा ने अपना अधिकतम मान प्राप्त किया, प्राप्त करते ही क्या होगा, वापस अपनी कंडीशन में आएगी विद्युत धारा ऐसे। इसका विद्युत धारा का मान कम होगा, AC का मान कम होगा, तो H का मान कम होगा, क्योंकि धारा का मान कम हुआ, H का मान कम हुआ, ठीक है ना। H का मान कम होगा, B का मान, चुंबकत्व का मान कम होगा, लेकिन फिर उसी दिशा में, विपरीत दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व बच चुका है। लेकिन अब वो विपरीत दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व बचा, तो ये आ गया, यहां से ये बच गया। अब क्या होगा, H का मान तो जीरो में आ गया, लेकिन B कुछ बच गया। H क्या आ गया, अपनी वापस स्थिति में ऐसे ऐसे जीरो आ गया, ये जीरो लाइन है, लेकिन B नहीं बचा। अब क्या, ये क्या बच गया, वही विपरीत दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व बच चुका है। देखो गौर से देखना, पॉजिटिव दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व बचा, इसको विपरीत दिशा के चुंबकीय बल ने खत्म किया, इसलिए कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए उसके विपरीत दिशा में चुंबकन बल का मान कार्य करता है। विपरीत दिशा में चुंबकन बल का मान, ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व बचा, तो विपरीत दिशा में पॉजिटिव, अब क्या होगा, पॉजिटिव, अब इसका मान आगे और बढ़ाएंगे, जैसे यहां तक आ गया, जीरो आ गया, आगे और बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव दिशा में इस धारा की दिशा बदलेगी, तो पॉजिटिव दिशा में H का मान बढ़ेगा, ये बढ़ा H का मान, और ये H का मान बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। तो क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में, अब इस नेगेटिव दिशा के अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए पॉजिटिव दिशा में चुंबकन बल का मान कार्य करता है। तो कहते हैं कि चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए उसके विपरीत दिशा का चुंबकन बल चाहिए। इसलिए AC के साइकिल की जीरो अवस्था के बाद AC की दिशा नेगेटिव बदलती है, तो चुंबकन हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे प्रति चुंबकन बल कहते हैं। प्रति चुंबकन बल किसे कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है वह प्रति चुंबकन बल कहलाता है, ठीक है। अब ये आगे बात यहां से, अब ये क्या लग गया, ये आ गया निग्रह, ये आ गया निग्रह बल पॉजिटिव दिशा का, और ये क्या बन गया, अवशिष्ट, ये एक वक्र बन गया, किसका, हिस्टैरिसीस वक्र बन गया AC में। तो अब AC ये तो है नहीं कि यहां से आके एक बार बदल गई, ये तो साइकिल चलती रहेगी। अपने भारत में 50 साइकिल प्रति सेकंड चलती है, तो क्या स्थिति है कि 50 साइकिल प्रति सेकंड चलती है, तो भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 बार। इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव, 50 बार नेगेटिव। तो 50 बार नेगेटिव हो रहा है, 50 बार पॉजिटिव हो रहा है, तो अवशिष्ट चुंबक तो उतने ही बार खत्म होगा। लेकिन यह बताओ कि इसको चुंबकित बनाए रखने में यहां से लेके यहां तक जो चुंबकीय बल का मान खत्म हुआ, यहां से यहां तक की AC जो खपत हुई थी, ये क्या काम आई है, अपने कोई काम नहीं आई, क्योंकि उसने तो चुंबकत्व का जीरो किया, फिर बाद में चुंबकित बनाया है। इसलिए कहते हैं इस लोहे की पदार्थ को, लोहे के टुकड़े को या चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित व अनुचुंबकित करने में, याद रखना, चुंबकित व अनुचुंबकित करने में जो विद्युत शक्ति की खपत होती है, या चुंबकित व अनुचुंबकित करने में उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने में, चुंबकित अनुचुंबकित करेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा तो क्या कहेंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित व अनुचुंबकित करने और उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने में जितनी विद्युत शक्ति की खपत होती है, जितनी विद्युत शक्ति खर्च होती है, उसको कहते हैं सथिल्य हानि, ठीक है ना। जितनी ऊर्जा खपत होती है उसको कहते हैं सथिल्य हानि कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, क्योंकि हिस्टैरिसीस के अंदर ही चुंबकत्व फ्लक्स बचा है, ठीक है। ये तो थी बात इसकी। अब पूछा जाए आपसे, ये लोहे का टुकड़ा अपनी संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है, मान लीजिए कि अधिकतम चुंबक फ्लक्स घनत्व प्राप्त कर लेता है, तो क्या इसमें और अवशिष्ट चुंबकत्व दे सकते, और चुंबकत्व का मान दे सकते हैं? तो कह सकते हैं किसी संतृप्त विद्युत चुंबक की बात करें, नोट लगा के लिखना, किसी संतृप्त विद्युत चुंबक का फ्लक्स कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतृप्त हो चुका है। मान लीजिए कि लोहे का टुकड़ा संतृप्त होगा, इससे अधिक और B का मान ग्रहण नहीं कर सकता, और चुंबकत्व फ्लक्स ग्रहण नहीं कर सकता, तो क्या इसमें चुंबकत्व का मान बढ़ा सकते हैं? काफी बार क्वेश्चन आता है, किसी संतृप्त विद्युत चुंबक का चुंबकत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, बस ये है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि धारा के मान को कैसे बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस के मान को कम कर कर।
मैंने आपको एक दो वीडियो पहले बताया था कि आप एमएमएफ को ईएमएफ की भांति, फ्लक्स को धारा की भांति और एस रिलक्टेंस को आर की भांति। जब धारा को बढ़ा सकते हैं, रिलक्टेंस, तीनों के संबंध याद रखना, यदि इन तीनों के संबंध है। जब ये धारा बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे? रेजिस्टेंस के मान को कम करके। तो चुंबक के फ्लक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? रिलक्टेंस के मान को कम कर। चुंबक के फ्लक्स के मान को कैसे घटा सकते हैं? रिलक्टेंस के मान को बढ़ाकर। ठीक है, ये बताया था और मैंने रिलक्टेंस के नियम पढ़ा दिया आप लोगों को। तो कह सकते हैं किसी संतृप्त विद्युत चुंबक में यदि चुंबक के फ्लक्स का मान बढ़ाना हो तो उसकी रिलक्टेंस के मान को घटा दो, तो उसमें फ्लक्स का मान और बढ़ जाएगा और वह अधिक से अधिक अच्छा चुंबक और बन जाएगा। ये तो थी आपकी बात कि हिस्टैरिसीस हानि किसे कहेंगे? लोहे की कोर को या किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित होने में और चुंबकित अनुचुंबकित होने पर उस कोर के अवशिष्ट चुंबकत्व जो समाप्त होता है। ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने व अनुचुंबकित करने और उस कोर के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने में जितनी विद्युत शक्ति की खपत होती है उसको कहते हैं शैथिल्य हानि। और शैथिल्य हानि को W, क्योंकि ये तो निरंतर बदलती रहती है, जिसका मान अधिक होगा, देखो ये जितनी बार बदलेगा अधिक से अधिक बदलेगा। ठीक है ना, इसमें 50 की जगह 100 कर देंगे तो जितना मान फ्लक्स परिवर्तन होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, जितना अधिक बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा? साइकिल इस एसी के अनुसार। एसी जितना अधिक परिवर्तन होगा उतना ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक परिवर्तन होगा और उतनी ही हानि अधिक होगी। जितनी बार अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म किया जाएगा उतनी अधिक से अधिक हानि होगी। जितनी बार अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म नहीं किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा, उतनी हानि का मान कम होगा। ये तो थी बात होगी। दूसरी बात आती है कि यहां से ये अवशिष्ट चुंबकत्व का मान जितना अधिक होगा उतनी चुंबकन बल का मान अधिक लगेगा और उतनी हानि अधिक होगी। तो कह सकते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व का मान जहां अधिक होगा वहां शैथिल्य हानि सबसे अधिक होगी। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व का मान सबसे कम होगा वहां शैथिल्य हानि सबसे कम होती है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व के इसके ऊपर, और अवशिष्ट चुंबकत्व जहां अधिक होगा वहां हिस्टैरिसीस लूप बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अवशिष्ट चुंबकत्व अब ये था, अब आ गया यहाँ पे ऐसे आ गया, तो अवशिष्ट चुंबकत्व और बढ़ गया, तो और बढ़ गया तो ये वक्र ऐसे बन जाएगा। आपको वक्र ऐसे बनेगा, ये देखो वक्र ऐसे बन गया। तो अब बताओ हानि का मान बढ़ेगा घटेगा? तो हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? जब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है वहां हिस्टैरिसीस हानि का मान उतना ही अधिक होता है। हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल जितना कम होता है वहां हिस्टैरिसीस हानि का मान उतना ही कम होता है। सारी बातें गौर से लिख लेना आराम से, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि सारी बातें परीक्षा में आई हुई है, सभी बातें परीक्षा में आ चुकी हैं। तो ये देख लेना कि अवशिष्ट चुंबकत्व तो बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस पास ये अपना पाथ बढ़ेगा। हिस्टैरिसीस लूप जो है अपना पास है शैथिल्य पास का मतलब क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतनी हिस्टैरिसीस हानि का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि चुंबकन बल उतना अधिक लगेगा जितना अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होगा उसको समाप्त करने के लिए। ये तो थी बात इसकी। अब आगे देखो और बताऊंगा, इसके 2-4 नियम बताऊंगा आपको मैं। इस हानि को WH से दर्शाते हैं। किसको? WH से दर्शाते हैं हिस्टैरिसीस, क्योंकि हानि को वाट में दर्शाते हैं, वाट ये, तो WH से दर्शाते हैं। इसकी इकाई यहां लिख लो, WH से दर्शाते हैं और इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड। ये भी बताऊंगा जूल प्रति सेकंड क्यों होती है, जूल प्रति सेकंड या वाट होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हानि किसके ऊपर डिपेंड करती है। इस हानि का मान कहाँ कम कर सकते हैं और कहाँ अधिक कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते वो। अब देखो आगे इस हिस्टैरिसीस हानि के फॉर्मूले और इसके तो देख दो नियम, कहाँ ज्यादा होती है कहाँ अधिक होती है वो और देख लेते हैं एक बार। देखो आप लोगों ने देखा कि हिस्टैरिसीस हानि को WH से दर्शाते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड या वाट होती है। तो अब हिस्टैरिसीस हानि किस पर डिपेंड करती है? WH बराबर नीटा B मैक्सिमम 1.6 इंटू F इंटू V वॉल्यूम, और ये वाट या जूल प्रति सेकंड। देखो ये हिस्टैरिसीस हानि, ये क्या है? हिस्टैरिसीस गुणांक है। हिस्टैरिसीस गुणांक की B का मान H से कितना पीछे रहता है वो गुण है, वो गुणांक है। ये आपको गुणांक बताऊंगा प्रत्येक पदार्थ का कितना कितना होता है आपको। ये है, ये कहाँ, ये किसी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है।
ये कांस्टेंट होता है कि जिस पदार्थ की जैसे लोहा है, लोहा का कांस्टेंट जितना रहता है उतना रहता है, और ये तो कांस्टेंट है। अब बी मैक्सिमम फ्लक्स है, तो देखो तो डब्ल्यू एच बराबर द समानुपाती एच, ये हिस्टैरिसीस हानि किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, याद रखना बात। दूसरी डब्ल्यू एच समानुपाती बी मैक्सिमम की घात 1, देखो ये चुंबकीय पदार्थों में 1.599 के करीब लेते हैं, 1.599 के करीब लेते हैं, तो राउंड फिगर में 1.6 कर दिया इसका, तो ये हो गया मैक्सिमम। और फिर आता है कि डब्ल्यू एच समानुपाती एफ और डब्ल्यू एच समानुपाती वी वॉल्यूम। देखो ये बात आ गई, 1 2 3 4 हिस्टैरिसीस हानि 4 बातों पर डिपेंड करती है, 4 बातों पर निर्भर करती है। किसके ऊपर? पदार्थ की प्रकृति पर, उसके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, जो सप्लाई प्रदान करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पर, और पदार्थ के आयतन पर। आयतन जितना अधिक होगा, ठीक है ना, पदार्थ का आयतन जितना अधिक होगा वहां हिस्टैरिसीस हानि का मान अधिक से अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी का मान जितना अधिक होगा, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वहां उतनी ही बार अनुचुंबकित और चुंबकित होना पड़ेगा, और उतनी ही बार अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होगा, तो वहां उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना चुंबकीय फ्लक्स उसके अंदर होगा उसके ऊपर डिपेंड, जितना अधिक होगा उसका अवशिष्ट चुंबकत्व उतना ही अधिक होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। ये हिस्टैरिसीस गुणांक होता है, इसका मान बताऊंगा आपको कितना कितना होता है। ये तो थी बात। अब देखो जिस चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है उसमें ये मान लीजिए कि ये भी नियत रहता है, लगभग नियत रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी पदार्थ का वॉल्यूम जितने, एक बार जैसे कोई कोर बना देते हैं 3 घन मीटर स्क्वायर की बना देते हैं तो 3 ही रहेगा, तो ये भी लगभग स्थिर रहता है, ये भी नियत रहता है। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी का मान को चेंज और कर बढ़ा दिया जाए, घटते बढ़ती रहेगी तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि डब्ल्यू एच समानुपाती एफ हिस्टैरिसीस हानि, सेथल्य लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस या सेथल्य हानि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। इनके सबके समानुपाती, लेकिन ये लगभग नियत रहते हैं, ये नियत रहती है, इसका मान परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस हानि किस पर डिपेंड करेगी? एक तो हिस्टैरिसीस पाथ के क्षेत्रफल पर, जितना क्षेत्रफल अधिक रहेगा। क्षेत्रफल कब बढ़ेगा? कि आपको मैंने बताया था, जब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस क्षेत्रफल बढ़ेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और ये सब इसके मान है जो इसके, तो कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस पाथ के क्षेत्रफल पर हिस्टैरिसीस हानि का मान अधिक करता है, और एक फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा देंगे, जैसे ऐसी मशीन में पूछा जाए फ्रीक्वेंसी का मान 2 गुना कर दिया जाए तो कौन सी हानि प्रभावित होगी? हिस्टैरिसीस हानि अवश्य प्रभावित होगी, हिस्टैरिसीस हानि का मान बढ़ जाएगा। अब पूछा जाए यदि हिस्टैरिसीस जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जैसे अपन डीसी की बात करते हैं, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो क्या हिस्टैरिसीस हानि होगी? नहीं, डीसी में हिस्टैरिसीस हानि का मान 0 होता है। इसलिए जहां फ्रीक्वेंसी का मान 0, देखो फ्रीक्वेंसी का मान 0 तो हिस्टैरिसीस हानि का मान 0, इसलिए डीसी में किसी प्रकार की कोई हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। ये तो था इसका मान और इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इसका। अब देखो एक इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इसके वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम की देखो इकाई क्या होती है? घन मीटर होती है। वॉल्यूम की इकाई मीटर क्यूब होती है, ये होती है वॉल्यूम। आयतन की इकाई मीटर, ये होती है। तो अब पूछा जाए आपसे, वॉल्यूम की इकाई यदि मीटर क्यूब होती है तो 1 घन मीटर क्यूब का कोई आयतन है, कोई लोहे का पदार्थ है, कुछ चुंबकीय पदार्थ है, तो उसमें हिस्टैरिसीस हानि का मान कितना होगा? पूरे 1 घन मीटर क्यूब बराबर पूरे हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल होता है। याद रखो, 1 घन मीटर लोहे के टुकड़े, ये 1 घन मीटर क्यूब है, 1 घन मीटर लोहे के टुकड़े में जितनी ऊर्जा खपत होती है, जितनी हानि होती है, वो बराबर होती है हिस्टैरिसीस लूप के बराबर। हिस्टैरिसीस लूप के बराबर कब? एक साइकिल में, एसी की एक साइकिल में 1 घन मीटर लोहे के टुकड़े में जितनी हिस्टैरिसीस जो हानि होती है वो पूरे लूप के बराबर होती है। एक तो याद रखना, पूरे लूप के बराबर होती है। एक तो ये था। दूसरी बात आती है, देखो हिस्टैरिसीस हानि का मान यदि बात की, हिस्टैरिसीस हानि कहाँ कम होती है, कहाँ अधिक होती है। देखो विद्युत जो चुंबक होती हैं,
जो अस्थायी चुंबक होते हैं, अस्थायी चुंबकों में हिस्टैरिसीस पाथ का मान, हिस्टैरिसीस पाथ मतलब क्षेत्रफल होता है, अस्थायी चुंबकों में हिस्टैरिसीस क्षेत्रफल का मान कम से कम होना चाहिए। ये कम से कम होना चाहिए, तो वहाँ हिस्टैरिसीस हानि का मान कम से कम होगा। अब देखते हैं कि इस हानि को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे हिस्टैरिसीस गुणांक की बात करते हैं, मैं आपको हिस्टैरिसीस गुणांक के 2-4 नाम बताता हूँ, वो देख लेना। अब देखो जाता है कि किस पदार्थ का हिस्टैरिसीस गुणांक कितना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि हिस्टैरिसीस हानि WH समानुपाती, ये हिस्टैरिसीस गुणांक है, किस पदार्थ का कितना होता है। देखो सिलिकॉन स्टील 0.001 होता है, पतली लोहे की पत्थर सॉफ्ट मतलब कि माइल्ड स्टील, जैसे माइल्ड स्टील बोलते हैं, माइल्ड स्टील 0.002 होता है। उसके बाद में रोट आयरन का 0.004 होता है, सॉफ्ट एनिल्ड कास्ट स्टील का 0.008 होता है, सॉफ्ट माइल्ड स्टील का होता है 0.009 होता है, कास्ट स्टील का 0.012 होता है और कास्ट आयरन का 0.016 होता है। अब देखते हैं अपने कि कास्ट आयरन पूछते हैं कि अपने आर्मेचर की कोर बनाते हैं, ठीक है ना, आर्मेचर की कोर है, ट्रांसफार्मर कोर है, स्टेटर की कोर है, जो भी कोर बनाते हैं वो किस धातु में चलता है, वो बनाते हैं सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। अब सिलिकॉन स्टील क्या है वो देखो आपको बताता हूँ। सिलिकॉन स्टील ये लोहा होता है, जैसे लोहे की बात रखें, लोहे को स्टील से कहते हैं, स्टील को कहते हैं लोहे को। लोहे में किसमें, लोहे में, नरम लोहे में, नरम लोहे में तो सबसे कम होता है। देखो हिस्टैरिसीस हानि का मान नरम लोहे की अपेक्षा स्टील में अधिक होता है, तो नरम लोहे में कम से कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता है जितना हिस्टैरिसीस हानि का मान कम कर सकते हैं। तो नरम लोहे में 3.8 से 4.5% तक सिलिकॉन मिला देते हैं। कितना, नरम लोहे में 3.8 से 4.5% तक, जैसे 100% अपने पास लोहे की मात्रा लेते हैं, उसमें 95.5% लोहा और प्लस 4.5% सिलिकॉन मिला देते हैं, तो 100% बन गया। वो कहते हैं कि अब इसको क्या कहेंगे, सिलिकॉन स्टील के नाम से जानते हैं। तो सिलिकॉन स्टील क्या है, मिश्र धातु है। सिलिकॉन स्टील बनाते क्या होगा, उसमें हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सभी प्रकार की एसी मशीनों की जो कोर होती हैं, जैसे स्टेटर कोर होती है, ट्रांसफार्मर की कोर होती हैं, आर्मेचर कोर होती हैं, ठीक है ना, सब किसकी बनाते हैं, वो सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, याद रखना, उसका हिस्टैरिसीस गुणांक का मान सबसे कम होता है, इसलिए सिलिकॉन स्टील की बना देते हैं। और परीक्षा में कभी प्रश्न आता है कि लोहे में सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाकर सिलिकॉन स्टील बनाया जाता है, तो होता है 0.8 से 0.4 4.5, लेकिन औसत से देखा जाए तो कभी कभार आता है, औसत से देखा जाए तो 4% मिलाई जाती है। सिलिकॉन कितना मिलाएंगे, 4% मिलाएंगे, तो 96% लोहा प्लस 4% सिलिकॉन बराबर 100%, ये होता है सिलिकॉन स्टील। और इसका अधिकतर एसी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। पूछा जाए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते, देखो इसका कास्ट आयरन का करेंगे तो इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक बहुत ज्यादा होगा, जितना हिस्टैरिसीस गुणांक अधिक होगा उतनी हिस्टैरिसीस हानि अधिक होगी, इसलिए हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये तो थी बात है इसकी। हिस्टैरिसीस सैथिल्य होता है, देखो गुणांक क्या होता है, ये जो अभी बात करें, ये हिस्टैरिसीस गुणांक क्या होता है, ये हिस्टैरिसीस गुणांक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सभी पदार्थों का अलग अलग होता है, लगभग सभी पदार्थों का नियत होता है, ठीक है ना। और हिस्टैरिसीस गुणांक का मान जहां कम होगा, अब हिस्टैरिसीस हानि का मान कम से कम कहाँ होना चाहिए, देखो अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम से कम होगा, वहां हिस्टैरिसीस हानि का मान कम से कम होगा। हिस्टैरिसीस पास या हिस्टैरिसीस क्षेत्रफल का मान जहां कम होगा, वहां हिस्टैरिसीस हानि का मान कम से कम होना चाहिए। और हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए हिस्टैरिसीस कर्व के मान को कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं, देखो इसमें हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम से कम होना चाहिए, ये तो थी बात इसकी। अब और आगे देखा जाए कि सिलिकॉन मिलाने से होगा क्या, सिलिकॉन मिलाने से क्या होगा, हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्र घट जाएगा। कैसे, देखो हिस्टैरिसीस लूप देखा आप लोगों ने, ये पहले तो आप लोगों ने देखा ये ऐसे कि ऐसे ऐसे होगा ना, ये और ये मिलाने के बाद क्या होगा, ऐसे हो जाएगा,
पतली सी पत्ती बचेगी, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम होगा। तो पूछा जाएगा सिलिकॉन मिलान से पदार्थ की में क्या परिवर्तन होगा। पदार्थ मिलाने से, सिलिकॉन मिलाने से हिस्टैरिसीस लूप का मान, लूप के क्षेत्रफल का मान घट जाएगा, और लूप का क्षेत्रफल घटेगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान अवश्य घटेगा। ये तो थी दोस्तों आपकी हिस्टैरिसीस हानि। और हिस्टैरिसीस हानि देखो, हिस्टैरिसीस हानि मोटर में क्या इफेक्ट करती है। विद्युत हानि हिस्टैरिसीस हानि में बदलकर और मोटर में व्यर्थ की ऊष्मा उत्पन्न करती है और मोटरें गर्म हो जाती हैं। तो पूछा जाए मोटरें गर्म क्यों होती हैं। उस हिस्टैरिसीस हानि और एक हानि और आएगी भंवर धारा हानि, दोनों के कारण मोटरें गर्म होती हैं, मोटर में ऊष्मा उत्पन्न होती है और मोटरें जलने की कगार पर तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों ये तो थी अपनी हिस्टैरिसीस हानि। शॉर्टकट में परिभाषा मैंने आपको बताई। किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित व अनुचुंबकित करने और अवशिष्ट चुंबकत्व के मान को समाप्त करने के लिए जितनी विद्युत शक्ति की खपत होती है वह हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो पर या चैनल पर जुड़ रहे हैं वो डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण इलेक्ट्रिकल थ्योरी का अध्ययन करवाया जाएगा, और जिससे कि आप अच्छी तरह अध्ययन करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।